देखो लास्ट क्लास में मैंने सेल्फ इंडक्शन पूरा डील कर दिया था, एक लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन भी निकाल दिया था, सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट भी बोल सकते हो या सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकते हो। चलेगा तब तो बोलेंगे उसको म्यूचुअल इंडक्शन। और अगर एक सिंगल कॉइल खुद के फ्लक्स में चेंज होने की वजह से खुद को इंड्यूस कर देगी तो उसको बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। बिल्कुल वैसा का वैसा ही है म्यूचुअल इंडक्शन। देखो सुनना जरा ध्यान से। देखो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, सपोज करो कि ये कॉइल है, ये कॉइल है और इस कॉइल के साथ मैंने बैटरी लगा रखी, तो फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट था वो म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड था। ये कॉइल है और इस कॉइल के अंदर मैंने ये लगा रखी बैटरी, चाहो का रियोस्टेट भी लगा सकता हूँ करंट को चेंज करने के लिए। और ये रियोस्टेट लगा दिया मैंने और एक लगा दिया मैंने स्विच। ये स्विच लगा दिया, स्विच से ऑन ऑफ कर सकते हैं अपन। मान लेते हैं स्विच ऑन है, ये रियोस्टेट है आरएच, ये प्लस ये माइनस, ये है प्राइमरी कॉइल, ये है प्राइमरी कॉइल। अब इसके अंदर से करंट निकलेगी आई और करंट आई निकलेगी तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा B इक्वल टू म्यू नॉट Ni। अब वो मैग्नेटिक फील्ड इसके पड़ोस में भी कॉइल के साथ में भी लिंक हो जाएगा। इसके पड़ोस में एक कॉइल रखी है, उस कॉइल के पास में कुछ नहीं है, उस कॉइल के पास में केवल गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये कॉइल के साथ में केवल गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और ये जो है ये केवल गैल्वेनोमीटर है, कोई इसके पास में बैटरी वगैरह नहीं है। तो अपन क्या देखते हैं कि जब अपन इस स्विच को ऑन करते हैं, इस स्विच को ऑन करते हैं तब भी इसके अंदर इस गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन आता है। फिर स्विच को ऑफ करते हैं हम लोग तो भी गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन आता है। और ये वजह तो समझाई थी मैंने, फैराडे का सेकंड लॉ है। और अगर मैं इसके अंदर इस रियोस्टेट से करंट चेंज करता हूँ, करंट जब स्टेबलाइज हो जाती है और अगर करंट चेंज करते हैं तो भी गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन आता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये जो हो रहा है मतलब हम लोग ऑन ऑफ कर रहे हैं इसको और करंट वेरिएशन इसमें तो बहेगी बहेगी। इसके अंदर तो सेल्फ इंडक्शन तो होगा ही। जब भी म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो सेल्फ इंडक्शन जरूर होगा। जब भी म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो सेल्फ इंडक्शन होगा, लेकिन उसको पढ़ चुके हम लोग। तो अब हमें इस कॉइल में क्या चल रहा है ये पढ़ना है। तो जब भी म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो सेल्फ इंडक्शन के साथ में चलेगा, है ना। लेकिन सेल्फ इंडक्शन हो तो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कॉइल पास में नहीं हो, जैसे इसमें सेल्फ इंडक्शन हो रहा है और ये कॉइल पास में नहीं तो म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन जब भी होगा सेल्फ इंडक्शन जरूर होगा, लेकिन सेल्फ इंडक्शन होगा तो कोई जरूरी नहीं कि म्यूचुअल इंडक्शन हो, उसके लिए कॉइल होनी चाहिए दूसरी। तो ये जो कॉइल है इस कॉइल का नाम है सेकेंडरी कॉइल। ये जो है इस कॉइल का नाम है सेकेंडरी कॉइल। अब क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ में भी लिंक हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ से ये मैग्नेटिक लाइन निकलेगी तो इसके साथ में भी ये मैग्नेटिक लाइन क्या हो जाएगी, लिंक हो जाएगी। तो मान लो यहाँ से मैग्नेटिक लाइन निकली, सपोज को इस साइड में नोड पोल बनाए तो ये इसके साथ में भी लिंक हो जाएगी, इसके साथ में लिंक हो जाएगी। तो अब अगर इन मैग्नेटिक लाइन को एनी हाउ आप चेंज करोगे, मैग्नेटिक लाइन कैसे चेंज होगी, बी कैसे चेंज होगा, जब आई चेंज होगा। तो इसके अंदर अगर आई आप बदलोगे, आप आई चाहे घटाओ चाहे बढ़ाओ तो मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंगली क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। और इसका फ्लक्स इसके साथ में भी लिंक है, कुछ अमाउंट इसके साथ में भी लिंक है, तो इसका फ्लक्स भी चेंज होगा और इसका फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, करंट इसमें चेंज करोगे आप, इसका फ्लक्स चेंज होगा तो ये जो है यहाँ पे ये ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, एक एंड को बन जाएगा इसका प्लस, अगर ये प्लस बनेगा तो ये माइनस बनेगा और अगर ये माइनस बनेगा तो ये प्लस बनेगा और ये जो एक बैटरी की तरह काम करने लग जाएगी तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ऐसा होगा। तो ओवरऑल फिनोमेना ये रहा कि अगर आप आई चेंज करते हो, है ना, आई प्राइमरी का लेना है क्योंकि प्राइमरी में करंट बह रहा है तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, सेम मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ में कनेक्ट है, उसका कुछ अमाउंट, तो फ्लक्स इसका देखना अपने को, करंट इसकी देखनी है अपने को, फ्लक्स इसका देखना है। अगर हम लोग प्राइमरी के करंट में चेंज करते हैं तो सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होता है क्योंकि इसका फ्लक्स इसके साथ में भी लिंक है और इसका फ्लक्स इसके साथ में लिंक है, तो सेकेंडरी का फ्लक्स चेंज होगा। और देखो इधर इसका फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए cos थीटा। अब इसके अंदर या एन बी ए cos थीटा अगर अपन एन करंट के लिए लिखें तो क्या आएगा, एन बी ए cos थीटा। ध्यान देना जरा, इसके अंदर एन जो है वो इसके काम में ले लें क्योंकि फ्लक्स किससे कितना लिंक हुआ है ये देखना आपको, बहुत होता है दोनों में। मैग्नेटिक फील्ड अपना उसका नाम में लेना है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है एरिया से पूरा cos थीटा, ठीक है ना। वो तो पॉइंट रखी है मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है और परपेंडिकुलर के बीच में डायरेक्शन कैसी है। तो ओवरऑल देखो इसका फ्लक्स जो है फाई वो बी पे डिपेंड करता है और यहाँ पर जो बी है वो आई पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल वैसी की वैसी बात होगी, अगर आप करंट बढ़ाते हो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा
नेटवर्क कैसे ब्लर होगी? अच्छा ये वाईफाई ऑफ पड़ा हुआ है, 1 मिनट रुको। अब ठीक है? अब ठीक है? Yes, sir. तो वाईफाई ऑफ है, मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहे हो। तो देखो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल कहानी ये है कि अगर आप इसके अंदर करंट चेंज करते हो, प्राइमरी का अगर करंट चेंज करते हो तो प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ में भी लिंक है ना। अब इसका निकालेंगे हम लोग फ्लक्स। फ्लक्स निकालने के लिए ये जो फाई है इसके अंदर टर्न्स आपको इसके काम में लेने हैं, मैग्नेटिक फील्ड पड़ोस वाले कॉइल का काम में लेना है, एरिया आपको इसका काम में लेना है, और थीटा एंगल देख लेंगे कि कितना एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली बीच और परपेंडिकुलर के बीच में। तो ओवरऑल बात क्या हुई कि अगर हम लोग बी आई के प्रोपोर्शनल है और फाइव जो बी के प्रोपोर्शनल नहीं करते, ये फाइव आई बी का हो गया प्रोपोर्शनल हो गए, यानी सेकेंडरी का फाइव जो है वो प्राइमरी की करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्राइमरी सेकेंडरी का मैं बस एक बार क्या लिख रहा हूँ, यानी फाइव प्रोपोर्शनल टू आई के करंट रहेगा प्राइमरी में और फ्लक्स देख रहे हो आप सेकेंडरी का, है ना। तो अगर करंट में चेंज होगा, करंट बढ़ेगा तो फाइव भी बढ़ेगा, करंट घटेगा तो फाइव भी घटेगा, और अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, that constant is known as m। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी को हटा मैं है। बुक के अंदर कई बार प्राइमरी सेकेंडरी को कॉइल नंबर 2 लिख देते हैं, प्राइमरी को कॉइल नंबर 1 लिख देते हैं, है ना। और तो ये जो है फाइव को आगे एम आई, कई बार इस एम को M12 या M21 भी लिख देते हैं। M21 का मतलब है म्यूचुअल इंडक्शन। आप M21 का मतलब है कि ये जो है म्यूचुअल इंडक्शन दे रहे हो, देख रहे हो आप कॉइल नंबर 2 पर विद रिस्पेक्ट टू कॉइल नंबर 1। और अगर 1 2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन देख रहे हैं किसका, कॉइल नंबर 1 का रिस्पेक्ट टू 2। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये दोनों एक ही है, इसलिए मैं 1 2 और 1 के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं, मैं तो सिंपल एम ले रहा हूं। तो फाइव को आ गया एम आई। बस के ध्यान रखना, करंट देखना अपने को प्राइमरी का और फाइव देखना अपने को सेकेंडरी का। तो फाइव को एम आई, और इस एम को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे या फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। ये एम के लिए बातचीत। यहाँ से एम देखो कितना आ जाएगा, एम इक्वल टू आ जाएगा फाइव अपॉन आई, ये आ जाएगा एम का फॉर्मूला। और एम का यूनिट देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा यूनिट ऑफ एम, वही हो जाएगा हेनरी। कैसे, वेबर अपॉन एम्पियर, और वेबर अपॉन एम्पियर को हम लोग बोलेंगे हेनरी। तो यहाँ से वही यूनिट आ गया। और यहाँ से अगर हम लोग डेफिनेशन दे तो अगर आई इक्वल टू 1 हो गया, आई इक्वल टू 1 हो गया 1 एम्पियर, तो एम इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। लेकिन ध्यान रखना, फाइव लेना आपने को सेकेंडरी का, करंट लेना आपने को प्राइमरी का। अगर आपको यहाँ से डेफिनेशन देनी है तो डेफिनेशन क्या दोगे आप, डेफिनेशन दोगे कि अगर प्राइमरी के अंदर यूनिट एम्पियर करंट बहता है, अगर प्राइमरी में यूनिट एम्पियर करंट बहता है तो सेकेंडरी से जो लिंक फ्लक्स होगा वो दोनों के म्यूचुअल इंडक्टेंस से क्या होगा, इक्वल होगा। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन। अच्छा, अब हम लोग निकाल लेते हैं सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ये जो प्लस माइनस बनेगा कितना वोल्टेज बनेगा। तो E इक्वल टू होता है माइनस d5/dt, ये होता है, या n भी लगा सकते हो अगर आप n टर्म्स है तो E इक्वल टू है माइनस d5/dt। और यहाँ पे फाई की वैल्यू का लेकर, फाई की वैल्यू आई है mi, फाई की वैल्यू mi है, तो ये E इक्वल टू आ जाएगा dmi अपॉन कितना dt। और m को अगर अपन बाहर दे तो ये ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला है, इससे आ जाएगा ईएमएफ इंड्यूस E इक्वल टू माइनस m di अपॉन dt। और यहाँ से अगर हम लोग n निकालें तो यहाँ से n देखो बिल्कुल वैसा का वैसा आ रहा है, L का फॉर्मूला कैसे आ रहा है, म्यूचुअल इंडक्शन में m आ जाता है और सेल्फ इंडक्शन में L आ जाता है। तो ये आ जाएगा m इक्वल टू E माइनस इधर ले लो और ये आ जाएगा di अपॉन dt। और अगर यहाँ से हम लोग डेफिनेशन दें तो इफ di अपॉन dt इक्वल टू 1 एम्पीयर पर सेकंड, अगर di अपॉन dt 1 एम्पीयर पर सेकंड हो तो m किसके इक्वल हो जाएगा, m हो जाएगा माइनस e के इक्वल। यहाँ से हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं कि अगर प्राइमरी में करंट चेंज होने की रेट, अगर प्राइमरी में करंट चेंज होने की रेट 1 एम्पीयर पर सेकंड है तो सेकेंडरी में जितना ईएमएफ इंड्यूस होता है वो दोनों के म्यूचुअल इंडक्टेंस से क्या होता है, इक्वल होता है, m इक्वल टू माइनस e। तो ये जो है ये क्या हो गया, जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला। वहां पर एक फॉर्मूला मैंने एनर्जी का डिराइव किया था कि एनर्जी जो वर्क बाय बैटरी का जो एनर्जी स्टोर होती है सेल्फ इंडक्टिंग कॉइल के अंदर, वो होती है एनर्जी स्टोर जो होती है
मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, वो फॉर्मूला आया था हमारा हाफ Li²। यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, यहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच के स्पेस में एनर्जी सेम नहीं होती है। एनर्जी यहाँ पे तो ऐसा फॉर्मूला नहीं बना सकते कि यार यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा हाफ Mi², तो ऐसा फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, यूनिट अगर हम लोग यहाँ से निकाले तो यहाँ से यूनिट देखो क्या आ जाएगी, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला तो हटाते हैं, यूनिट हो जाएगी यूनिट ऑफ एम। देखो ये ऊपर इसका यूनिट आएगा वोल्ट, नीचे आएगा एम्पियर, और एक सेकंड चला जाएगा ऊपर और वोल्ट अपॉन एम्पियर हो जाएगा ओम। तो यहाँ से यूनिट आ गई ओम इनटू सेकंड, ये यूनिट वहां की आई थी, है ना। तो ओम इनटू सेकंड एक और यूनिट हो गया, और एक और यूनिट अगर हम लोग निकालें तो जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर। तो क्योंकि एल जैसी चीज है, चलो फार्मूला नहीं लेकिन यूनिट को ये काम में ले सकते हैं, जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर एक और यूनिट होती है जूल अपॉन एम्पियर स्क्वायर। तो सब यूनिट्स फार्मूले वगैरह ये जो है ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे सेम है, एम के और एल के। तो ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके अंदर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि प्राइमरी में इतनी करंट चेंज करी इतने टाइम के अंदर, तो बताओ सेकेंडरी के अंदर कितना एनर्जी यूज होगा। तो ये है म्यूचुअल इंडक्शन। देखो इसको बताओ मुझे, क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, अभी खत्म होने वाला है चैप्टर, इसके बाद में एक टॉपिक हो गया जिससे एसी के अंदर हम लोग एंट्री लेंगे उस टॉपिक से, डायनेमो का कॉन्सेप्ट कि कॉइल अगर रोटेट करेंगे तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, और उसी चैप्टर से हम लोग अल्टरनेटिव करंट के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो देखो ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, ये म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये एम निकाल लेते हैं, ये कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो एम बोला हम लोगों ने, ये एम निकाल लेते हैं किसी लॉन्ग सॉलिनॉइड के लिए। तो हम लोग निकाल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन coefficient of mutual induction capital M between two solenoids। जैसे हम लोगों ने एक सोलेनॉइड का L निकाला था, वैसे हम लोग दो सोलेनॉइड का म्यूचुअल इंडक्शन का कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं। तो देखो मान लेते हैं ये रही हमारी कॉइल, ये सपोज करो प्राइमरी कॉइल है, ये हमारी प्राइमरी कॉइल, इस कॉइल का नाम रख रहा हूं मैं पीपी, इस कॉइल का नाम रख रहे हैं हम लोग पीपी। इस कॉइल का नाम है पीपी, तो पीपी क्या है, पीपी है प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के लिए इंफॉर्मेशन ये है हमारे पास में, इसके अंदर टोटल टर्न्स कितने हैं, टर्न्स है इसके अंदर सपोज करो n1, लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ है इसकी मान लेते हैं l1, स्मॉल l1 मानना, और इसके अंदर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं इसके अंदर, टर्न्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल n1 इक्वल्स टू n1 अपॉन l1। और करंट कितनी बह रही है इसके अंदर, करंट बह रही है इसके अंदर मान लेते हैं आई, ये आई करंट बह रही है इसके अंदर, क्योंकि प्राइमरी मतलब करंट बहनी है, इधर से निकल जाएगी करंट, करंट है इसके अंदर आई, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ई, ये मान लिया हम लोगों ने क्रॉस सेक्शनल दोनों का सेम ही करेंगे। अब देखो एक इसी के ऊपर हम लोगों ने सेकेंडरी कॉइल लपेट रखी है, इसी के ऊपर एक लपेट रखी है हम लोगों ने सेकेंडरी कॉइल सेम एरिया, ये इसी के ऊपर लिपटी हुई है। इसी तरह से लिपटने को हम लोग बोलते हैं टाइट कपलिंग, ये कहलाती है टाइट कपलिंग। ऐसा क्यों किया है, इसी के ऊपर तो लपेटनी, ऐसा इसलिए किया है क्यों, क्योंकि ताकि इसका 100% प्लस इसके साथ में लिंक हो जाए, इसी के ऊपर सेम एरिया की लपेट दी ताकि है इस प्राइमरी का 100% प्लस इसके साथ में लिंक हो जाए, ताकि फ्लक्स में कुछ भी लीकेज नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ लाइन इधर बिखर गई
और उसके साथ में लिख भाई तो ये जो है एसएस है कॉइल का नाम है, इसके अंदर एसएस की इंफॉर्मेशन क्या है, एसएस है हमारी सेकेंडरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल है। टर्न्स इसके अंदर कितने हैं, टर्न्स है इसके अंदर N2 है ना, लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ है इसकी N2, इसके अंदर टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स में लेंथ का डिवाइड कर दो, टर्न्स पर यूनिट लेंथ ये कितने हैं, ये है इसके अंदर स्मॉल n2 जो कि कितने हो जाएंगे n2 अपॉन l2, ये हो जाएगा टर्न्स पर यूनिट लेंथ है ना। करंट करंट कितनी इसके अंदर, करंट इसके अंदर नहीं है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया हम दोनों सेम माना, आप चाहो तो अलग अलग भी मान सकते हो, क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं प्राइमरी कॉइल का, मैंने आपको पहले बताया था मैग्नेटिक फील्ड निकालना आपको प्राइमरी कॉइल का, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, तो मान लेते हैं प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक, मान लेते क्या मतलब बनेगा इतना B इक्वल टू म्यू नॉट N1 I, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स आपको किसके लेने हैं, पर यूनिट लेंथ के N1 के, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल का निकाला है। अब सेकेंडरी कॉइल पे निकालते हैं हम लोग फ्लक्स, फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल को फ्लक्स निकाल दे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू क्या फार्मूला फाई का, एन बी ए cos थीटा ना, तो एन, एन की जगह आप टर्न्स काम में लोगे सेकेंडरी के, तो एन टू, बी की जगह ये बी प्राइमरी का ही काम में लेना है, एरिया सेम है दोनों का, और अगर सेम नहीं है तो आपको सेकेंडरी का एरिया काम में लेना है, यहाँ पे एरिया सेकेंडरी का काम में आएगा, समझ में आ गई बात। अगर जैसे सेकेंडरी का एरिया बड़ा है, सपोज तो सेकेंडरी का एरिया बड़ा है ना, सेकेंडरी का एरिया बड़ा है, तो फिर आपको प्राइमरी का ही काम में लेना है, क्योंकि फर्स्ट पे एरिया में लिंक होगा, लेकिन सेकेंडरी का एरिया अगर छोटा है, मान लीजिए सेकेंडरी का एरिया छोटा है, तो फिर आपको सेकेंडरी का काम में लेना है, क्योंकि इसी एरिया में फर्स्ट लिंक होगा, तो एरिया इसलिए सेव रखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो बेस्ट सेकेंडरी का काम में लेना, ध्यान रखना तुमको। लेकिन अगर सेकेंडरी का बड़ा है, मान लो प्राइमरी का तो लूप इतना सही है, और सेकेंडरी का जो है, सेकेंडरी का लूप इतना बड़ा हो गया, सेकेंडरी का लूप कितना बड़ा हो गया, तो फिर इसको एक्सटर्नल लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका फ्लक्स लिंक क्या होगा, क्योंकि सॉलिनॉइड के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो मानते हैं ना हम लोग, तो आपको एरिया भी इसी का काम में लेना है। और अगर सेकेंडरी का छोटा है, तो मान लो प्राइमरी का लूप तो ये है, सेकेंडरी का ये छोटा है, तो फिर सेकेंडरी का ही काम में लेना है, क्योंकि आपको इस एरिया से नेगेटिव फ्लक्स ही निकालना है, समझ में आ गई बात। इसलिए ये चक्कर ही खत्म हो जाए, इसलिए मैंने एरिया दोनों का सेम रखा है, तो N2 B A और cos फाई, cos थीटा, थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही आएगा और इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी ऐसे ही आएगा, तो ये हो गया 0 डिग्री, तो ये आ गया N2 B A। अब B की वैल्यू डालते हैं हम लोग, तो B की वैल्यू डालेंगे तो ये आ जाएगा फाई इक्वल टू N2, B की वैल्यू है U1 म्यू नॉट स्मॉल n1 I मल्टीप्लाइड बाय a। अब स्मॉल n1 की वैल्यू देखो क्या है, स्मॉल n1 की वैल्यू है n1 अपॉन l1, तो इसके अंदर स्मॉल n1 पुट करें तो ये आ जाएगा 5 इक्वल टू n2 म्यू नॉट, स्मॉल n1 की वैल्यू डाल रहा हूं n1 अपॉन l1 मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय a, इसको थोड़ा सा तरीके से लिखने पे आ जाएगा 5 इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 n1 n2 IA अपॉन कितना, अपॉन L1, ये आ गया हमारा फाई का फॉर्मूला। ये हम लोगों ने फाई निकाला है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हम लोगों ने निकाला है अकॉर्डिंग टू फाई डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का डेफिनेशन ये कहता है कि फ्लक्स की कैलकुलेशन आप हमेशा कैसे करोगे, फ्लक्स की कैलकुलेशन हमेशा करोगे फाई इक्वल्स टू बी ए cos थीटा से, तो हमने बी ए cos थीटा से कैलकुलेशन करी है। बताओ इतना क्लियर है क्या, या एक बार इसको पढ़ भी लो। क्लियर है ये, बताओ मुझे मैसेज करके। सारे बच्चों का नहीं है मैसेज।
चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब ये फ्लक्स निकाल लिया हम लोगों ने किसके हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से। अब हम लोग फ्लक्स निकालते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो वो अभी हमने निकाला ये फाइव इक्वल टू एम आई, वो अभी भी मैंने बताया था आपको फाइव इक्वल टू एम आई होता है। बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन कहती है फाइव इक्वल टू कितना होता है, फाइव इक्वल टू होता है एम आई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 1 और 2 को कंपेयर कर दो, 1 इक्वल टू 2 रख दो, क्योंकि 5 तो कैसे भी निकालो सेम ही आएगा, किसी भी फॉर्मूला से निकालो। तो 5 1 इक्वल टू 2 करे तो ये आ जाएगा, इन दोनों को इक्वेट कर दो तो ये आ जाएगा एम आई इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 ia अपॉन n1 n2 ia अपॉन l1, है ना। ये आई से आई कैंसिल हो गया, तो देखो ये m का फॉर्मूला रेडी हो गया आपका, म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन l1। कल भी ऑलमोस्ट ऐसा ही आया था फॉर्मूला, कल फॉर्मूला ये आया था म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, एल का फॉर्मूला ये आया था, ध्यान करो, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, ये आया था एल का फॉर्मूला। बस ये एन स्क्वायर जो था ये देखो एन वन एन टू बन गया, और लेंथ जो प्राइमरी कॉइल की काम में आएगी, क्यों आएगी प्राइमरी कॉइल की काम में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमें प्राइमरी कॉइल से ही लेना है, मैग्नेटिक फील्ड वही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये जो है ये हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, बिल्कुल वैसा ही टॉपिक था जैसे सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक में खत्म कर रहा हूं मैं चैप्टर, फिर नेक्स्ट क्लास से फ्रेश क्लास से एसी चालू करेंगे, तो इसको देख लो। अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ चैप्टर को। क्लियर है ये? तो देखो ओवरऑल सारी कहानी ये है, हम लोगों ने फाई चेंज करना है, इस पूरे चैप्टर की कहानी ये चल रही है कि हमें एनी हाउ फाई चेंज करना है। फाई चेंज करते ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगी, उसी को हम लोग यूज करते हैं। ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब अगर फाई के फॉर्मूले में अपन ध्यान दें तो फाई का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। फाई कैसे कैसे चेंज कर सकते हो, या तो बी चेंज कर लो, तो बी चेंज किया हम लोगों ने, कैसे चेंज किया, बी का एक्सपेरिमेंट पढ़े, फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बी चेंज कर दे पर, फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बी चेंज कर दे पर, सेकंड एक्सपेरिमेंट भी बी चेंज कर दे पर, है ना। उसके अंदर वो करंट चेंज करके बी तो चेंज करता है, या मैग्नेट को पास लग गया कॉइल को पास लग गया, मैग्नेट को दूर ले जाके कॉइल को दूर ले जाके बी तो चेंज करता है वो। एरिया चेंज करना भी हमने देखा कैसे, जब हम लोगों ने रॉड चलाई थी, है ना, वो मैंने फैराडे के लॉ का प्रूव किया था, जब हम लोगों ने रॉड चलाई थी तो उसके अंदर एरिया ही तो बदल रहा था, जितने एरिया से पहले फ्लक्स लिखता उससे एरिया बढ़ता जाता है, तो एरिया भी चेंज करके देखिए आप लोगों ने। अब हम लोग एंगल चेंज करके देखते हैं, और एंगल चेंज करने के लिए हम लोग कॉइल को क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे, कॉइल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे, और देखना वहां पे करंट इंड्यूस हो जाएगी, और वही इंड्यूस करंट हमारे घरों पर आएगी, और उसी को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। तो ये डायनेमो का प्रिंसिपल है, एक तरह से मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट का जो डायनेमो होता है जैसे बिजली बन रही है वो समझा रहा हूँ मैं। ये डायनेमो का कॉन्सेप्ट भी, या आप इसको एसी जनरेटर भी बोल सकते हो, डायनेमो बोल सकते हो, एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, अगर डायनेमो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। और इसी टॉपिक से ये कनेक्टेड लिंक है, ये जो टॉपिक है ये कनेक्टेड लिंक है ईएमआई का और एसी का। मतलब यहाँ पर ईएमआई खत्म होता है और यहाँ से हम लोग एसी के अंदर एंटर कर जाते हैं, ये दोनों को ज्वाइन करता है ईएमआई और एसी को, तो ईएमआई से एसी मिल जाती है अल्टरनेटिव करंट। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा अल्टरनेटिव करंट रहेगा, इस टॉपिक से मैं ईएमआई खत्म कर रहा हूँ और एसी स्टार्ट कर रहा हूँ, दोनों लिंक चैप्टर है। चैप्टर वाला जो इसके करके रखा जाता है ताकि ज्यादा बड़ा ना दिखे, बाकी ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिंक भी है, ये सिंगल ब्रांच चल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो देखो हम लोग पढ़ रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, 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 इंड्यूस्ड ईएमएफ,
इसको बोलेंगे हम लोग अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिव क्यों बोलते हो समझ में आ जाएगा जब इक्वेशन आता है, इक्वेशन आएगा तब से अल्टरनेटिव करंट और अल्टरनेटिव वोल्टेज ही पढ़ना है। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट, इस इंड्यूस करंट को बोलेंगे हम लोग अल्टरनेटिव करंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एसी। अल्टरनेटिव ईएमएफ, अल्टरनेटिव करंट व्हेन a rectangular coil रेक्टेंगुलर कॉइल, इस रेक्टेंगुलर कॉइल को आर्मेचर बोलते हैं हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में। रेक्टेंगुलर कॉइल रोटेट इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी हेडलाइन। अगर कॉइल कोई रेक्टेंगुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल भी ले सकते हो। रेक्टेंगुलर कॉइल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है, रेक्टेंगुलर कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो करंट कितनी प्रोड्यूस होगी, ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ये पढ़ना आपने को। पहले भी हमने एक टॉपिक के अंदर रेक्टेंगुलर कॉइल को घुमाया था, लेकिन उसके अंदर हम करंट दे रहे थे, कॉइल उस करंट की वजह से घूम रही थी। ध्यान देना, जब हम लोगों ने टॉर्क इक्वल्स टू NIE sin थीटा वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, याद होगा आपको टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के अंदर, वहां पे हम कॉइल के अंदर करंट डाल रहे थे और कॉइल फोर्स लगने की वजह से, टॉर्क लगने की वजह से घूम रही थी, और वो टॉर्क आया था NIE sin थीटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग करंट नहीं दे रहे, हम कॉइल को घुमा रहे हैं, उसकी वजह से करंट बन रही है। मतलब हम करंट देंगे तो कॉइल घूमने लग जाएगी, और अगर हम कॉइल को घुमाएंगे तो करंट बन जाएगी। तो ये टॉपिक ये वाला है। तो देखो जरा ध्यान से, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, बी नाम का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब हम लोगों ने पैरेलल लाइन से दिखाया है। इसके अंदर एक कॉइल है, वो क्या कर रही है, वो कॉइल इसके अंदर घूम रही है। देखो मैं एक पेज लेके दिखाता हूँ आपको। एक कोई कॉइल है, वो कॉइल इसके अंदर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। कैसे रोटेट कर रही है, जैसे ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये कॉइल इसके अंदर लगातार कांस्टेंट ओमेगा से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमे जा रही है। ये कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, ये घूमे जा रही है। शीट नहीं है, कॉइल है, ये लगातार ऐसे ऐसे घूमे जा रही है। शीट घूमेगी तब तो एडी करंट आ जाएगी। तो कॉइल है, हमें एडी करंट नहीं चाहिए, हमें तो अपने हमारी नॉर्मल एसी चाहिए, तो ऐसे घूम रही है। अच्छा, अभी ना तो ये कॉइल बिल्कुल ऐसे, ना ये बिल्कुल ऐसे है कि घूमते घूमते ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, एक तरह से ये मान लो ये ऐसे टेढ़ी हो गई है। अब इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर होगा। अगर ये कॉइल ऐसे होती तो परपेंडिकुलर क्या होता, परपेंडिकुलर ऐसे होता। अभी कॉइल घूम रही है तो घूमते घूमते ऐसे हो गई है, तो परपेंडिकुलर मतलब किसी टाइम टी पर जैसे ये परपेंडिकुलर ऐसे घूमते घूमते ऐसे होगी, ऐसे होगी तो मैग्नेटिक फील्ड तो जा रहा है उधर, और ये जो है परपेंडिकुलर आ रहा है इधर, इधर आ रहा है, तो इनके बीच में एक एंगल बन गया। एट एनी टाइम टी पर पोजीशन दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, एट एनी टाइम टी पर क्या हो रहा है, तो ये तो टी टाइम में वो पहले, और ये मार्कर जो है ये परपेंडिकुलर को कोई ऐसे घूम गई, ऐसे घूम गई, मार्कर ऐसे हो गया, बी जा रहा उधर, मैग्नेटिक फील्ड हो गया इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, थीटा बन गया एट एनी टाइम टी। ये थीटा एंगल बन गया। तो इस वक्त हम लोग इसके अंदर फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो फाइव मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the coil, कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक होगा, 5 +
और ये कर रहे हैं हम लोग एट टाइम टी। टी टाइम पर फ्लक्स कितना लीक होगा ये निकाल रहे हैं अपन, तो फॉर्मूला आएगा पाई का तो एन बी ए cos थीटा जाएगा फॉर्मूला। बट टी टाइम में अगर एक थीटा घूम गई तो हम लोग ओमेगा क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। वो कितने होती है, ट्रेवल्ड एंगल अपॉन टाइम टेकन। तो ट्रेवल्ड एंगल कितना है थीटा, टाइम टेकन कितना है टी। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा टी। उठा के यहाँ पुट कर दो, याद रखो, याद रखेंगे तो ये फाई इक्वल टू आ जाएगा एन बी ए cos ओमेगा टी। एरिया मैंने इसका एन माना ही था, टर्म्स मैंने इसके एन माना, टर्म्स मैंने एन माने थे, एरिया मैंने क्या माना था इसका ए। तो ये फाई आ गया टेलीटाइप, है ना, ये फाई का फॉर्मूला आ गया। तो ये फाई है। अब मैं निकाल रहा हूँ ईएमएफ, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ फाई उठा के रख दो, ये उठा के यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। और ये रखा मैंने एन बी ए cos ओमेगा टी। एन बी ए तो जाएगा बाहर, माइनस चल रहा है बाहर, एन बी ए चल रहा है अंदर, बच जाएगा cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये आ जाएगा ई इक्वल टू माइनस बाहर चली रहा है, एन बी ए बाहर चली रहा है, और अंदर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, ऊपर का मिटा रहा हूं मिडलाइन, इक्वेशन आपका हो जाएगा ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये आ जाएगा ईएमएफ का इक्वेशन। और अगर इस कॉइल का रेजिस्टेंस आर है ना, अच्छा पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं अपन। इस ईएमएफ को कई लोग कैपिटल ई के लिख देते हैं। अच्छा अगर देखो, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री या फिर ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि थीटा को तो ओमेगा टी लिखा था हमने, थीटा को तो ओमेगा टी लिखा था। तो अगर 90 डिग्री है तो साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा 1, मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम हो जाएगा तो ये आ जाएगा ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, और ये ईएमएफ भी मैक्सिमम हो जाएगा, ईएमएफ भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम ईएमएफ का फार्मूला है, और इस मैक्सिमम ईएमएफ को बोलते हैं हम लोग ईएमएफ की पीक वैल्यू, और इसको ई नोट से शुरू कर देते हैं हम लोग, इसको हम लोग पीक वैल्यू बोल देते हैं मैक्सिमम ईएमएफ को। पीक का मतलब टॉप की वैल्यू है वो, पीक का मतलब हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन है पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ की पीक वैल्यू होगी, और इसको हम लोग बोल देते हैं लेट ई नॉट, इस ई मैक्स को हम लोग बोल देते हैं ई नॉट। तो जाएगा यहाँ से ई नॉट इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, ये पीक वैल्यू होती है, ध्यान रखना। अब ये इसी में से निकला है, तो इस एन बी ओमेगा की जगह यहाँ मैं लिख देता हूँ ई नॉट, इसी जगह मैं ई नॉट लिख देता हूँ, यहाँ से इसमें पुट कर दें हमको इसी को ई नॉट को ही, तो ये आ जाएगा ई इक्वल टू, इस एन बी ओमेगा की जगह ई नॉट लिख रहा हूँ, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और इसको अगर मैं कैपिटल लिखूं तो क्या आ जाएगा ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब मैं इसको वोल्टेज के फॉर्म में लिखूं तो ये अगर वोल्टेज तो होता है, तो ये आ जाएगा v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लिखो, है ना। तो इसमें वोल्टेज है, जो ये वोल्टेज है, ये साइन के इस आधे टाइम प्लस आधे माइनस रहेगा, है इसको हम बोलते हैं करवाना आधे टाइम प्लस आधे टाइम आधे इसके को
पीक वाला अल्टरनेटिव मोड कॉइल का रेजिस्टेंस आर है, तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा कितना ई बाई आर, और ई की वैल्यू डालें तो आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन कितना आर, बट ई नॉट अपॉन आर कितना हो जाएगा, ये पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये देगा पीक वैल्यू ऑफ करंट, इसको बोलेंगे तो पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पे आई नॉट रख दिया, अपन इस जगह उठा के आई नॉट रख दें, यहाँ पर इस जगह आई नॉट रख दें, तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि इसमें भी साइन का फंक्शन आ रहा है और साइन का फंक्शन हमेशा वही अल्टरनेटिंग ग्राफ देता है, तो इसको बोलते हैं, ये इक्वेशन बना अल्टरनेटिंग करंट का। कल मैं इसके ग्राफ वगैरह ये बनाऊंगा। अच्छा, आई नॉट की वैल्यू ध्यान रखना, ई नॉट अपॉन आर है, आई नॉट की वैल्यू क्या है, आई नॉट की वैल्यू है ई नॉट अपॉन आर, तो ई नॉट की वैल्यू है एन बी ओमेगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो आई नॉट की वैल्यू है ई नॉट अपॉन आर, और ई नॉट को लिख सकते हो आप एन बी ए ओमेगा, यहाँ लिखा था मेरा अपॉन कितना आर। तो पीक वैल्यू निकालनी करके तो इससे लिख लेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी तो इससे लिख लेंगे, पीक ईएमएफ निकालना तो इससे लिख लेगा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालना तो इससे लिख लेगा। ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है एट एनी टाइम टी, ये पीक ईएमएफ है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है एट एनी टाइम टी, ये पीक करंट है। तो इसको ध्यान से देखो, एक बार रीडिंग करो, खत्म हो गया है। ईएमआई एंटर कर गए एसी के अंदर। और बताओ मुझे क्लियर है क्या? और एक बार कल के लेक्चर से पहले प्लीज इस वीडियो को रिपीट कर लेना, कम से कम ये वाला टॉपिक रिपीट कर लेना कल तक। क्लियर है कि? चलो गुड, तो आज की क्लास में यही रोक रहा हूँ, हो गया आज का काम। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं और कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।